Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay, तो आज नीलेश का हैप्पी बर्थडे है. So we will wish all. We will. चलो हैप्पी बर्थडे टू यू नीलेश. वैसे मैं ये बोलने वाला था कि वी विल ऑल विश नीलेश हैप्पी बर्थडे. वी विल ऑल विश नीलेश हैप्पी बर्थडे आफ्टर द क्लास. पर पूरी बात सुनी कहाँ तुमने? ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, पहले या बाद में. थैंक यू सर. नहीं, थैंक यू ऑल. चलिए, सो एक्सरसाइज 1 पॉइंट. अब बातें नहीं बिल्कुल. बैक टू द टॉपिक. एक्सरसाइज नंबर 1.2. exercise number 1.2 in the new book and 1.3 in the old book. इसका क्वेश्चन नंबर 1 होपफुली आपने अच्छे से होमवर्क कर लिया होगा. और अब तो रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना हो गया बेटा. रूट 5 इरेशनल होमवर्क समझ में आ गया? ओके, तो मेरे हिसाब से अब इस क्लास में रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, या रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना, या रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना, या रूट 7 को, या रूट 11 को, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो पूरी क्लास में ईच एंड एवरी स्टूडेंट इस लेवल पे है कि बस 3 नंबर पक्के. मतलब एक क्वेश्चन देखते हुए खुशी होती है कि अच्छा ये तो आ गया, 3 नंबर तो मिले, और एक क्वेश्चन देख के गम होता है. तो अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया तो सारे बच्चों को खुशी होगी. ठीक है, और बिलीव मी होगी, क्योंकि आएगा ये तो. ठीक है, करीब करीब आएगा. चलो नेक्स्ट चलते हैं. और अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा. तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करते हैं. ये उससे भी आसान है. ये उससे भी आसान है, मतलब उससे कम लेंथी है और आसान भी है. शुरू करें इसको करना. चलो, अब बातें नहीं प्लीज. आ रहा, चलिए इधर चलो. नहीं वो रही ना जगह. जल्दी, अभी मौका है ना आपके पास. टेस्ट आने वाला है, उसके बाद फिर साथ में हो लेना. मैं एटलीस्ट जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करें. आपने किया है ना. मैंने जबरदस्ती करवा लिया ना. ओके, चलो देखो, हो गया अपना अपना. 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले कुछ बातों का ध्यान दो. देखो, एक तो अकेला केवल √5 को इरेशनल प्रूव करना, अकेला केवल √2 को इरेशनल प्रूव करना, अकेला केवल √7 को इरेशनल प्रूव करना. इन शॉर्ट बात करें तो अकेला रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो, जैसे 5, 2, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. इनको इरेशनल प्रूव करने का तरीका तो हमने कल डिस्कस कर लिया. यानी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, कल वाले तरीके से डिस्कस को इरेशनल प्रूव कर दो. कोई भी प्राइम नंबर हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 या एनी प्राइम नंबर. लेकिन रूट के अंदर प्राइम नंबर ना हो, या फिर नंबर कुछ इस टाइप का हो जैसा इस क्वेश्चन में गिवन है. तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है पहले मुझे बताओ. ये इरेशनल के साथ रैशनल के कॉम्बिनेशन वाला नंबर है. समझ गए? इस नंबर में दो टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म. पहली टर्म तो रैशनल है, दूसरी टर्म इरेशनल है. अच्छा, दूसरी टर्म में भी फिर दो फैक्टर्स हैं. दूसरी टर्म में भी दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है. एक फैक्टर रैशनल है, दूसरा फैक्टर इरेशनल. तो दूसरा इरेशनल फैक्टर होने की वजह से ये पूरी टर्म इरेशनल हो गई, और इस टर्म के इरेशनल होने की वजह से ये पूरा नंबर इरेशनल हो गया. समझ गए? अब साबित कैसे करें. तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अकेला √5, √2, √3 टाइप के नंबर ना हो, बल्कि उसके कॉम्बिनेशन में नंबर्स हो, जिसमें कुछ रैशनल पार्ट भी है और कुछ इरेशनल पार्ट भी है, उन क्वेश्चंस में
√5 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस नंबर के अंदर √5 इरेशनल है, ये तो हमको बाय डिफॉल्ट मानना है। हमको तो इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, कंप्लीट नंबर को। लेकिन इसके अंदर जो इरेशनल पार्ट आ रहा है √5, उसको अलग से इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, हमने ऊपर से प्रूव कर लिया कि √5 तो इरेशनल है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि इरेशनल और रैशनल के कॉम्बिनेशन का नंबर इरेशनल होता है। हमको इसमें √5 को इरेशनल प्रूव नहीं करना, हमको इसमें क्या प्रूव करना है, एक इरेशनल और एक रैशनल के कॉम्बिनेशन का नंबर जो बनेगा वो अल्टीमेटली फाइनली वापस से इरेशनल बनेगा। ये चीज हमको प्रूव करनी है, समझ गए। तो इसको करने का तरीका उससे भी आसान है। कुछ स्टेप उधर से ही लेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और कुछ स्टेप्स जो है थोड़े आसान से हम नए बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सरल भाषा में बता दें क्या करना है। देखो सरल भाषा में तो वही करना है जो कल किया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको मान लेना है कि भैया तू रैशनल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी उल्टा मानते हुए हमको क्या मान लेना है, कॉन्ट्रडिक्शन मान लेना है कि आप रैशनल हो। तो क्या मान लेना है कि दिस इज ए रैशनल नंबर। नाउ इफ इट इज a rational number, so it can be written in the form of और इन द फॉर्म ऑफ a by b। या तो p by q की फॉर्म में लिखो या a by b की फॉर्म में लिखो। तो हम कोई कल वाला काम भी कर सकते हैं, p by q की फॉर्म में किया, फिर काटा पीटा और फिर a by की फॉर्म में किया। लेकिन इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली भी इसको a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब दो स्टेज में ना करके डायरेक्टली a by b की फॉर्म में लिख दिया, समझ गए। हाँ, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में तो हमने लॉजिक ही वो पकड़ा था कि a और b को प्राइम है और एंड में जाके नहीं निकले। लेकिन इस क्वेश्चन में वो लॉजिक काम नहीं देगा कि को प्राइम है या नहीं। तो आप को प्राइम मानो तो भी ठीक, और को प्राइम ना मानो तो भी ठीक। इस बार कुछ और दूसरा लॉजिक है। तो आप चाहे तो p by q लिख लो तो भी चलेगा, आप p by q लिखकर काट के a by b लिख दो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली a by b लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि लॉजिक को पकड़ना ही नहीं है कि a और b को प्राइम है या नहीं। समझ गए क्या, मतलब वो मैटर नहीं करेगा आप क्या कर रहे हो, a by b लिख रहे हो, p by q लिख रहे हो, p by q लिखकर फिर काट कर a by b लिख रहे हो, ये सारी मैटर नहीं है। यहाँ पे कुछ और दूसरे तरीके से इसको प्रूव करने वाले। जबकि पिछले क्वेश्चन में तो मेन लॉजिक ही ये था कि ए और बी को हमने पहले कहा था को प्राइम है, बाद में वो को प्राइम नहीं निकले, उनका कॉमन फैक्टर निकल गए। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, सरल भाषा में समझो। सबसे पहले इसको मान लेंगे कि भैया आप रैशनल हो। यार लिखना स्टार्ट करते हैं सीधे ही, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, समझते भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप नंबर लिख दीजिए, ये क्वेश्चन ही लिख दीजिए एज इट इज, हेडिंग बिल्कुल एज इट इज डाल दीजिए। प्रूव दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में एक टॉपिक है। तो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। लिख लिया मेन क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि आप इरेशनल नहीं हो, आप क्या हो, रैशनल। लेट अस अज्यूम, वही कल वाले स्टेप्स करीब करीब। लेट अस सपोज या लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, on the contrary that, on the contrary that, क्या सपोज कर रहे हैं हम कि 3 + 2√5 is rational। 3 + 2√5 is rational, so we have assumed that this number is rational and not irrational। मान लिया रैशनल है। अब रैशनल है तो क्या होगा, p by q की फॉर्म या a by b की फॉर्म, ऐसी फॉर्म बना सकते हैं हम, डायरेक्टली a by b की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, सो 3 + 2√5 can be written as a by b, where a and b are co-prime integers। सीधे ही हमने को-प्राइम बना दिया, ऐसा नहीं किया कि पहले p by q बनाया और फिर को-प्राइम बनाया, सीधे ही बना दिया। इस बार a by b और a और b क्या है यहाँ पे, को-प्राइम इंटीजर्स है, यानी कट नहीं सकते। a b are को-प्राइम इंटीजर्स। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बोलिए, कोई डाउट नहीं है। अब हमको करना क्या है वो याद रखो, हमारा टारगेट क्या है। अब हमारा टारगेट है इस गंदे तालाब में से, इस गंदे तालाब में से उस गंदी मछली को बाहर निकालना जिसने इस तालाब को गंदा किया। यानी कि जिस इरेशनल पार्ट की वजह से ये पूरा नंबर इरेशनल बना, किसकी वजह से बना, √5। ये तो समझ में आ रहा है ना कि √5 ही वो गंदी मछली है। इसको आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है, बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकालें,
अगर ये नंबर एलएचएस में रखा हुआ है तो इसको छोड़ के बाकी सबको आरएचएस में भेज दो, अकेला रह जाएगा, ये आइसोलेट हो जाएगा। समझ गए ना, उन लोगों से अलग हो जाएगा। तो बाकी लोगों को दूसरी साइड भेजने के लिए पहले 3 को उधर भेजेंगे और फिर 2 को उधर भेजेंगे। अब 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -3। भेजो। 2√5 की वैल्यू क्या हो गई, a/b -3, राइट। a/b -3, a/b -3 को थोड़ा सॉल्व करो। सो b विल बी टेकन एज एलसीएम, b कैन बी टेकन एज एलसीएम। a आ जाएगा और b इंटू 3 क्या होता है, b3। b3 किसने बोला, 3b, नॉट b3। आवाज आई थी, किसी ने तो बोला था b इंटू 3 b3, b इंटू 3 3b। ओके, चलो a-3b डिवाइडेड बाई b हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी उधर भेज देंगे, क्योंकि मुझे तो √5 पूरा आइसोलेटेड चाहिए, बिल्कुल अलग, गंदी मछली को बिल्कुल बाहर निकालना है मुझे, ठीक है। सो 2 को उधर भेजेंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाइड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो यहां से √5 आइसोलेट हो गया और उसकी वैल्यू निकल के आई a-3b डिवाइडेड बाई b तो ऑलरेडी था, ये 2 भी b से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b का क्या बन जाएगा, 2b। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। अब ऐसे नहीं रखना है कि पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, में रख के पहले 3 गया था फिर 2 गया था। स्टोरी समझ के आते हैं, तेरे को पता है पहले कौन गया था, 3 गया था, बाद में कौन गया था, 2। तो कल को मान लो 3 इधर और 2 इधर आ जाए तो पहले उसको भेज दो। हमको ऐसे नहीं रख के जाना, हमको क्या याद रखना है कि हमको √5 को आइसोलेट करना है, और √5 को आइसोलेट करने के लिए जो जो करना पड़े वो हमको करना है। उसके लिए पहले 3 और बाद में 2 को भेजना है, क्योंकि जब अपन एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में चीजों को शिफ्ट करते हैं तो बोर्ड मास का रिवर्स रूल फॉलो होता है। ये प्लस हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में प्लस करो, लेकिन जब मैं चीजों को इधर उधर लेके जा रहा हूं तो बोर्ड मास का रिवर्स रूल फॉलो होगा, पहले प्लस वाली चीज उधर जाएगी बाद में मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाएगी। ओके, इक्वेशंस में एलएचएस आरएचएस आरएचएस एलएचएस में बोर्ड मास का रिवर्स रूल फॉलो होगा जब टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ तक शायद किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनालिटिकल। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। √5 की वैल्यू क्या आ गई है बताना जरा, a माइनस होल डिवाइडेड बाय 2b। इस वैल्यू के अंदर a और b इंटीजर्स हैं, है ना, बोलो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। को प्राइम्स भी हैं, लेकिन को प्राइम्स होना या ना होना मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता कि को प्राइम्स है या नहीं है, मैटर क्या करता है, बस इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स लिख दो या को प्राइम इंटीजर्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैली मुझे बताओ, ये एक इंटीजर है, इंटीजर समझते हो क्या होता है, कंप्लीट नंबर है, डी एक कंप्लीट नंबर है। तो एक इंटीजर को, कोई भी एक इंटीजर सोच लो मन में, उसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बदले में एक इंटीजर आएगा क्या, यस और नो। ये डी कोई सा भी इंटीजर रहा हो, 2 3 4 5 6 कैसा भी इंटीजर रहा हो, जब इसको -3 से गुणा कराएंगे या 3 से गुणा कराएंगे तो बदले में एक इंटीजर ही आएगा। जैसे 5 3 जा 15, तो 15 भी इंटीजर ही मिला, नॉन इंटीजर तो मिलने से रहा, ठीक है। यानी कि आप मानते हो ये वाली क्वांटिटी एक इंटीजर है, 3 से गुना करने के बाद ये एक इंटीजर क्वांटिटी है, वो वाली क्वांटिटी ऑलरेडी एक इंटीजर थी, और एक इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी 100% श्योर हो, पक्का आएगा, कोई डाउट नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि न्यूमरेटर पार्ट खुद ही एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर में इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन एक इंटीजर है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये जो फॉर्म है ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर की फॉर्म है, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर की फॉर्म तो रैशनल नंबर की होती है, यस और नो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर, ये तो इंटीजर बाय इंटीजर, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। यानी कि इसको छुपा दो तो इससे बात करो तो ये कौन निकला, और √5 इरेशनल, ये साबित नहीं करना, ये मानना है, इस क्वेश्चन के लिए मानना है अप्लाई इक्वल टू √5 ये रैशनल वो हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, अजम्पशन ही रॉन्ग था, बात खत्म, गेम ओवर। समझ गए, एक इरेशनल क्वांटिटी रैशनल क्वांटिटी से इक्वेट कैसे हो गई, एलएचएस आरएचएस में अगर इधर इरेशनल है तो उधर भी रैशनल होगा, इधर रैशनल है तो उधर भी रैशनल होगा। इधर तो हो रहा है रैशनल, करके बताया ना कैसे 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 कैसे, इधर तो हो रहा है रैशनल
जबकि रूट 5 इरेशनल है, मैंने कहा था ये तो बाय डिफॉल्ट अपने को हमेशा के लिए मानना है, बस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, उस क्वेश्चन के लिए भी मानना है, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन के लिए मानना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। समझ गए क्या? अब लाइंस क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं, समझ में तो आ गया? ओके चलो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इतना लिख दिया ना सबने? अब देखो, एक तो कोई आपको टीचर ऐसे कहते हैं कि देखो बेटा ये तो एक रैशनल नंबर है, आपने सुन लिया कान से, आपने कहा रैशनल नंबर है, हाँ सर कह रहे हैं तो होगा, ठीक है मान लिया रैशनल नंबर। और एक अपन ने वेरीफाई करके देखा है, बी एक इंटीजर है, 3 से गुणा किया आगे एक इंटीजर है, ए से माइनस किया आगे एक इंटीजर है, और फिर ऐसे कर कर करके हमने अपने आप को यकीन दिलाया कि हाँ रैशनल नंबर है। तो ये बात लंबे समय तक याद रहेगी। और एक हमने केवल सुनी सुनाई के बात को हाल फिलहाल मान लिया कि हाँ सर कह रहे हैं तो रैशनल ही होगा, फालतू मैं कुछ पूछूं मुझसे, कुछ क्रॉस क्वेश्चन ना कर ले सब। ठीक है ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो इसलिए क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, उल्टा मुझे से ना क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा सवाल जवाब करते रहना है। ठीक है, बाद में बेइज्जती ना हो, इससे अच्छा अभी हो जाए कि 40 बच्चों के आगे बेइज्जती हो जाए, कल को 40 लाख के सामने होगी पब्लिक में, पब्लिक में मतलब दुनिया में, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इस क्लास से बाहर। इससे अच्छा आज बेइज्जती हो जाए। तो जो भी पूछना है, कैसा भी अतरंगा सा क्वेश्चन, जिसके कोई सिर पैर नाक नहीं हो, तो भी पूछ सकते हो। ठीक है ना, और कोई अलाउ करे ना करे, मैंने आपको अलाउ कर रखा है। हाँ, आपका क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बेइज्जती हो सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं कि नहीं होगी, पर मैं ये कह रहा हूं उससे डरो मत, हो जाने दो, हंस लेने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम लोग आपस में ही तो है। समझ गए? ओके, हाँ जी, चलो अब क्या लिखेंगे, हेयर LHS RHS पार्ट, RHS इक्वल टू A-3B डिवाइडेड बाय 2B, which is a rational, which is a rational number, which is a रैशनल नंबर। अब आपको साबित नहीं करना कि बी से मल्टीप्लाई किया, ए से गुणा किया, ये किया वो किया, ऐसे साबित नहीं करना, बस अपन ने ऊपर लिख दिया ना ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ये समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म बनेगी ही बनेगी। ज्यादा से ज्यादा चलो ज्यादा ज्यादा ऐसे लिख दो, आर एच एस इक्वल टू A-3B इक्वल टू टी बी इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर, P and Q are integers, integers. So, so it is a rational, it is a rational number. तो RHS तो आ गया रैशनल नंबर, बट बट LHS क्या है? LHS क्या है? √5 विच इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको सीधे लिखना है, इसको साबित नहीं करना कि तुम इरेशनल कैसे बने, कल की क्लास में बने थे। ठीक है ना, आज आज आपकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स में एक कायदा चलता है, जो आज प्रूव किया वो कल के लिए रूल बन गया, जो आज प्रूव कर लिया ना वो कल के लिए क्या बन गया, रूल बन गया, जो आगे के लिए याद रखना है। तो कल प्रूव कर लिया √5 इरेशनल है, तो आज के लिए ये रूल स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया आज के लिए कि √5 तो इरेशनल है। ओके, विच इज एन इरेशनल नंबर। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, कॉपी पेस्ट मारो कल वाला स्टेप, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, आरएचएस को इधर अंडरलाइन कर लेना, रैशनल को इधर अंडरलाइन कर लेना, इरेशनल को। तो आरएचएस तो रैशनल क्वांटिटी है एंड एलएचएस इरेशनल क्वांटिटी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन out of our wrong assumption, out of our wrong assumption. And what was our wrong assumption? that that ये जो भी नंबर था क्या था, 3 + 2√5 इज रैशनल। ये हमारा रॉन्ग असम्पशन था। क्या क्या कह रहा है ये? रॉन्ग की स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके वो तो क्या प्रिंटिंग मिस्टेक था, रॉन्ग। ठीक है, ठीक है चलो, हैंस या सो जो गिवन नंबर है 3 + 2√5 इज इररेशनल।
इज इरेशनल, प्रूव। एक ही इंसान से इतनी बातें कर, सही में मैं तो बोर ही हो जाऊं। धोखेबाज है ना, स्कूल में आपके साथ बैठती है। तुम क्लास के बाद लड़ लेना, 10 मिनट दे देंगे। अभी इधर देखो, ठीक है, हो गया। आप इधर शिफ्ट हो जाओ आर्या। नहीं, वहां पे ज्यादा ठीक हो, पंखे की हवा से ज्यादा अच्छा है। इधर से समझ में आ रहा है, वो समझ में आए, पंखे की हवा तो आती रहेगी। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे हैं, तीनों के तीनों ही होमवर्क हैं। देख लो कैसे करने हैं, हिंट्स लो। हम बता रहा हूँ ना, ये अब ये आपको कि ये लाइन लिख के बताओ तो वो थोड़ा लिख के बताऊंगा। हाँ भाई, वो मेन बात ही बताऊंगा, ये लाइंस तो कॉपी पेस्ट होंगी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन एज अराइजन जो भी है, ठीक है। ओके, देखो डिलीट करूं इसको। प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे कि अरे 1/√2, इसको प्रूव करना है, इरेशनल है। हमने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया कि ये रैशनल है। अब ये अगर रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b। करो यहां से √2 को आइसोलेट, जैसे √5 को आइसोलेट किया था, इसमें किसको आइसोलेट करेंगे, इसमें अगेन किसको करेंगे, इसमें किसको करेंगे, जो इरेशनल पार्ट है उसको आइसोलेट करना है। तो इसको आइसोलेट करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो √2 इंटू ए √2a और b बन जा। तो यहां से √2 की वैल्यू। अब अगर a/b रैशनल क्वांटिटी है तो b/a भी तो रैशनल होगी, होगी ना। Again, it can be written in the form b/a, which is rational quantity. इधर रैशनल उधर इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन। इधर आओ, 7√5 को माना मैंने a/b, √5 को आइसोलेट करना है, एक ही स्टेप में हो गया, a/7b, खत्म कहानी। इधर रैशनल, इधर 7 को नीचे ले आया ना भाई, यही तो सीखना है आपको, आइसोलेट कैसे करना है, बाकी तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है ना। आ जाओ, 6 + √2 को क्या लिखा मैंने, a/b। √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b -6, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म चाहिए, एलसीएम ले लो। a-6b, रैशनल इरेशनल कॉन्ट्राडिक्शन, गेम ओवर। समझ आया। हाँ, उस वाले से छोटा ही, मैंने तो बोला आते ही बोला ना आपको कि उस वाले से छोटा है, और दोनों में से एक तो आएगा, ज्यादा चांसेस कल वाले के हैं, वो नहीं आया तो फिर ये आएगा। समझ आया। ओके, चलिए। अब जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म की टॉपिक हमने सीखी थी, वो हालांकि आपके कोर्स से बाहर है, बट फिर भी हम उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहां से भी सवाल तो आ ही सकता है, शायद लास्ट ईयर ही आया है। क्यों नहीं देना, फिर पिछले साल क्यों आया, पिछले साल का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर पिछले साल भी नहीं था, तो पिछले साल और इस साल का जो सिलेबस है वो सेम ही है। एक ही पेपर आता है, एक ही पैटर्न आता है। हाँ, सारे देख लिए तूने, फिर मैं दिखाऊं। एक ही एक ही साल में कितने चैलेंज आ रहेगा, कुछ तो अगले साल के लिए छोड़। क्या आपका होमवर्क नहीं, क्या मतलब। चलो ये देखो, एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो आपके ओमिटेड है सेक्शन में, सवाल पढ़ते हैं, क्या है सवाल पढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग सवाल है और इजी सवाल है, ठीक है। इनकेस आ जाए तो हमारे मार्क्स क्यों कटे फालतू। ओके, देख तो क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं, नीचे नीचे कुछ गिवन नंबर्स हैं। पहले तो मुझे बताओ, ये जो नीचे गिवन नंबर्स हैं, ये किस टाइप के नंबर्स हैं, रैशनल या इरेशनल, क्योंकि सारे के सारे p/q की फॉर्म में। किसी को डाउट है कि ये रैशनल इनमें से कोई, नहीं, सारे के सारे p/q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर्स है, डिसाइड हो गया। अब मुझे अगला सवाल, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये रैशनल नंबर हैं तो इनकी जो डेसिमल फॉर्म बनती है वो कौन सी टाइप की बन सकती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बन सकती है,
और दूसरी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तीसरी वाली भी बन सकती है क्या इनकी? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो इरेशनल नंबर्स की बनती हैं, और ये साफ साफ पता चल रहा है रैशनल है, तो इनकी तो दो ही टाइप की फॉर्म बन सकती है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म या फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग अभी कौन सी वाली? रेकरिंग वाली। तो पहले बोलेंगे हम रेकरिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तो सवाल ये है कि जितने भी नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं सब में देखकर बताइए कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसी है, क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऑब्वियसली कौन सी होगी? रेकरिंग नॉन टर्मिनेट, तो बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सवाल ये आया कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में से बताओ, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ऑब्वियस बात है कि रेकरिंग वाली होगी, नॉन रेकरिंग वाली तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो बताओ, यानी ए फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की, उनमें से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है? पहले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? उठाओ पेन, रफ पेपर, और मुझे पता करके बताओ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। क्या हुआ? क्यों? पुरानी बुक से क्या करेगा? क्या तो बता, क्या करता पुरानी बुक? अदिति एंड रिद्धि खड़े हो। अदिति एंड रिद्धि, एक्सचेंज योर सीट्स, जल्दी करो। शैली उठ जाओ, उठो वहां से। वो नहीं उठ रही तो आप ही उठो, पीछे चलो समीक्षा के पास। आप दोनों को भी अलग अलग होना है, इधर से दिक्कत आ रही है देखने में। यस, 13/3125 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किसी की सॉल्व हुई? हो गई परीक्षित की। हम्म। सौम्या हो गई? हो गई। डेसिमल फॉर्म निकाल लें इसकी? तो क्या निकाला है, चलो बताओ, टाइप निकाला है या डेसिमल फॉर्म निकाली? टाइप निकाला है, ओके। बस वही देखना है मुझे। हाँ गरिमा, डेसिमल फॉर्म निकाली है या टाइप निकाला है? कुछ भी नहीं निकाला। कन्नी का निकल गया? डेसिमल फॉर्म एक्चुअली निकाली है या केवल टाइप टाइप निकाल के छोड़ा है? डेसिमल फॉर्म निकाल ली। चलो, तो डेसिमल फॉर्म निकाली तो कनिका बताओ उसकी डेसिमल फॉर्म क्या है? बताओ। तो आप तो ऐसे रिलैक्स होकर बैठे थे जैसे बिल्कुल कर लिया आपने। गलत है तो चेक करो क्या गलती है। गलत क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है गलत है? नंदिनी, क्या डेसिमल फॉर्म निकाली है या टाइप निकाल? ओनली टाइप निकाला है? ओनली टाइप निकाला है? बोलो, क्या निकाला है? कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, टाइप भी नहीं निकल पा रहा है, डेसिमल फॉर्म निकल पा रहा है। शौर्य, क्या डेसिमल फॉर्म या टाइप, या दोनों? दोनों ही। हाँ जी, पीछे से डेसिमल फॉर्म भी निकल गई और टाइप भी निकल गया।
डेसिमल फॉर्म या टाइप? डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म निकल गई तो उसे टाइप भी पता चल जाएगा ना, तो दोनों निकल गए इन शॉर्ट। हाँ हाँ भाई, इधर पीछे से क्या नाम है, संयम, ना डेसिमल फॉर्म निकल रही है ना टाइप निकल रहा है। अच्छा आप सुनो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेसिमल फॉर्म और टाइप दोनों निकल गई? अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका केवल टाइप निकला है, डेसिमल फॉर्म नहीं निकली, ओनली द टाइप, केवल टाइप निकाला है, डेसिमल फॉर्म नहीं निकाली है? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं निकला, डेसिमल फॉर्म भी नहीं निकल रही और टाइप भी नहीं निकल रही? विधि, डेसिमल फॉर्म एंड टाइप कुछ भी निकला तो हाथ खड़े करो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका डेसिमल फॉर्म भी नहीं निकल रहा, टाइप भी नहीं निकल रहा, हाथ खड़े करो। अदिति, अवधि, क्या निकला है, फॉर्म या टाइप? फॉर्म, तो फॉर्म निकल गई तो फॉर्म से टाइप नहीं पता चल रहा, तो फिर दोनों निकल गए ना। हाँ जी पीछे से आर्यन, फॉर्म या टाइप दोनों? अब मुझे एक चीज बताओ संयम, चलो टाइप को तुम्हारे गोली, फॉर्म निकालने के लिए क्या करा जाता है, डेसिमल फॉर्म निकालने, किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म की डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए क्या करा जाता है, किसको किससे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। ये बात किस, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं पता थी आज से पहले? स्पेशली उन स्टूडेंट से पूछना जिनका कुछ भी नहीं निकला, डेसिमल फॉर्म भी नहीं निकली और टाइप भी नहीं निकला, तो उनको ये तो पता था कि भाई फॉर्म कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। उनको पता था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से फॉर्म निकल जाती है, बट फिर भी उनकी फॉर्म नहीं निकली, इसका मतलब उनको डिवाइड करना, क्या हम ये कंक्लूड कर दें? yes, sir. या फिर जोर आ रहा था 13 को 312 से डिवाइड करना, वो भी एक कारण हो सकता है, बड़ा ही इरिटेटिंग सा नंबर है 13 को 312 से डिवाइड करना, तो जोर भी आ सकता है कईयों को, है ना। कोटा वालों को तो क्या शॉर्टकट्स पता है, पसंद है, तो कौन 13 को डिवाइड करने बैठे, राइट? यस, बोलो कृतिका, फॉर्म क्या बनी? 0.00416, 0.00416, तो 13 को 3125 से डिवाइड करके देखना था, ठीक है? गलत है ये, आपकी फॉर्म बताओ। 0.0040 106, किसका और इसका? 416, 416 आया। चलिए अब देखिए इधर, इसका आंसर अरे इधर देखिए, इसका आंसर 0.00416 आएगा या इसका आंसर 0.004016 आएगा, मुद्दा ये तो है ही नहीं, क्योंकि डेसिमल फॉर्म तो पूछी ही नहीं है। सवाल क्या था, बस ये बताओ कि whether the following decimal numbers will have a terminating or non terminating decimal extension form। तो अगर आपने आंसर ये निकाला है तो ये भी टर्मिनेटिंग है, बताओ, स्टॉप हो गया ना, ये हो गया स्टॉप, और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी स्टॉप हो गया। ओके, अब सुनो, अगर फॉर्म पूछे और टाइप पूछे, दोनों ही पूछे, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, डिवाइड करना ही पड़ेगा, जिसको जोर आ रहा है उसको भी करना ही पड़ेगा। पर खुशखबरी है कि उसके चांसेस बिल्कुल निल हैं कि आपसे फॉर्म पूछेगा। 10th क्लास में डिवाइड करना थोड़ा ना सिखाएगा कि 13 को 3125 से डिवाइड करो डेसिमल फॉर्म बताओ, ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन हो गया, उस तो लेवल का ध्यान रखेगा। तो ज्यादा चांसेस है कि टाइप पूछेगा, फॉर्म नहीं पूछेगा। अब टाइप के लिए भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अगर कौन सी टाइप की डेसिमल फॉर्म है ये जानने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है, और डिवाइड करके फिर ये देखूंगा कि चलो ये रुक गया है तो टर्मिनेटिंग है और नहीं रुका है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरीके से अगर हम पता कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने इस डेसिमल फॉर्म के जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो नहीं पढ़ी है, ठीक है, जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने डिस्कस करी थी। ओके, अब वो बच्चे आप खड़े करो जिन्होंने बिना फॉर्म निकाले ही टाइप बता दिया, बिना फॉर्म निकाले ही इसका टाइप बता दिया। हाँ, अभी तो आप कह रहे थे, तो फिर अब एकदम से क्या चूक गए?
क्या नहीं समझ आया बच्चे? तो आप आपस में बात करोगे तो कैसे सुनाई देगा? अभी अगर आप आपस में ही बात करते रहोगे तो ऑब्वियस बात है, इंसान एक बार में चार लोगों का तो सुन नहीं सकता, मशीन थोड़ी ना है। या तो मेरी सुन लो या उसकी सुन लो, मुझे सुना दो या उसको सुना दो। मैं ये कह रहा हूं कि दो चीजें हैं, एक फ्रैक्शन है पी बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर है, उसकी डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म तो सारे नंबर की होती है, सारे रैशनल नंबर की, इरेशनल की भी होती है। तो इसकी डेसिमल फॉर्म निकालने का सवाल एक होता है, डेसिमल फॉर्म की टाइप निकालने का सवाल एक होता है। तो अगर मुझसे फॉर्म पूछेगा तो मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, जिसके चांसेस नहीं लेगी मुझसे फॉर्म पूछेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल फॉर्म निकालने का क्वेश्चन क्लास 10th में बनता नहीं है कि इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ, ठीक है। बने तो डिवाइड कर लेना, और कोई ऑप्शन नहीं है, यही कहूंगा मैं तो। और मैं डिवाइड करना प्लीज नहीं सिखा सकता 10th क्लास में, जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही इसको कवर करो कि डिवाइड कैसे करते हैं। अब जैसे आंसर मिसमैच आ रहा है तो भाई साहब देख लो क्यों आ रहा है। अब मैं मतलब डिवाइड करना सिखाऊं प्रैक्टिकली, सारा काम दाम बंद करके? चलो मैं बता दूंगा अभी, वो भी बता दूंगा, ठीक है। पहले मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, टाइप बताओ। तो टाइप बताने के लिए भी कई बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके फिर चेक कर रहे हैं। वो तरीका गलत है, क्योंकि एक्चुअली क्लास 10th में तो मुझे डिवाइड करना ही नहीं है। अब कोई बच्चे, तेरे को ही नहीं आता, औरों को तो आता है। क्लास 10th में मुझे डिवाइड करना ही नहीं है, डिवाइड करे बिना ही टाइप बताना है, ठीक है। अब कई बच्चे से जिद पे अड़ जाएं कि ठीक है कि सर मैं तो डिवाइड करके ही बताऊंगा, मुझे नहीं समझ में आई क्या थ्योरी है। सॉरी, अगर कोई कहे कि मैं तो ओनली एंड ओनली आपको टाइप बताऊंगा फॉर्म डिवाइड करने के बाद ही, पहले मुझसे नहीं बताई जाती, दैट मीन्स हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, दैट मीन्स हमने थ्योरी नहीं पढ़ी। तो अगर आप डिवाइड करके बता रहे हो तो ठीक है, आंसर तो करेक्ट हो जाएगा, आंसर तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली चीज टाइम वेस्ट होगा, जो काम करना ही नहीं है जबरदस्ती करेंगे। और प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करो, करो जरा, विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। तो उसके इंस्ट्रक्शंस भी हैं कुछ कि नहीं है? उसके इंस्ट्रक्शंस भी हैं। उसने क्या कहा कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, डिवाइड करना ही नहीं है, करे बिना बताना है। तो अब तो हम हमारी जिद लगा ही नहीं सकते कि सामने तो डिवाइड करके करूंगा। तो उसके लिए आपको एक थ्योरी बताई गई थी, एक थ्योरम बताई गई थी कि कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म का, ध्यान से सुनो जिन्होंने नहीं पढ़ी थी या जो कुछ दिन नहीं आए थे, कोई भी पी बाई क्यू की टाइप का रैशनल नंबर मिल जाए तो सबसे पहला काम उसको काटो, मतलब को प्राइम बनाओ, वही बात, काट के को प्राइम बना दो। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू को प्राइम फॉर्म, अब आप क्या करो, क्यू के फैक्टर्स करो, क्यू को प्राइम फैक्टराइज करो। एक बार क्यू को प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो अगर इसकी क्यू की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म की है, m इधर ले लो n इधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई जगह m इधर और n इधर लिखा रहता है, कई जगह m इधर, क्योंकि m और n दोनों इंटीजर्स हैं। m और n क्या है, दोनों इंटीजर, इंटीजर्स नहीं एक्चुअली होल नंबर्स हैं, जीरो भी शामिल है उसमें, है ना। इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं ना, होल नंबर से ऐसे मानो, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 हो सकती है, वेयर एम एन एंड आर लिख दो, एम एन एंड आर होल नंबर्स। तो इस फॉर्म में अगर क्यू की फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है तब तो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं हो सकती तो नहीं होगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब शुरू करें, अब इस लॉजिक से देखें। बताओ पहला सवाल क्या है, 13/3125। अब मैंने क्यों कराई इतनी फिर आपसे प्रैक्टिस, ताकि सबक याद रहे कि डिवाइड नहीं करना है। एक तो मैं सिंपली बोल दूं डिवाइड नहीं करना है तो आज आज के लिए याद रहेगा कि हाँ शायद डिवाइड नहीं, एक आपने करा और फिर आपको पता चला कि ये तो मैं गलत कर रहा था, तो अब आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि डिवाइड नहीं करना है, विथआउट डिवाइडिंग आपको पता करना है। सो देखो हम क्या करेंगे, ये पी बाई 2 की फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 13 से 3125 कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, अगर हो सकता है तो कर देना, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हो पा रहा था। जैसे कि 15/1600 में हो जाएगा, 6/15 में भी हो जाएगा, जिसमें इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो जिसमें कट पाएगा काट लेना, जिसमें नहीं कट रहा ठीक है। अब आप कुछ मत करो, जो डिनोमिनेटर है क्यू, जो क्यू है ना क्यू, उसको प्राइम फैक्टराइज करो, करो जरा। 3125 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ऑब्वियस बात है 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो कितनी बार 5 आया,
तो जो Q है 3125 था, उसको मैंने लिखा 5 की पावर। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म का है या नहीं है। तो मैं देखता हूं, देखो इसमें 5 तो मिल गया ना। अब आप 2 आपके पास नहीं है ना, तो आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो। 2 की पावर 0 1 ही होता है नहीं होता है 2 की पावर 0 1। तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 हो गया। अब आप चेक करो क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का बना क्या, वेयर m n and r होल नंबर्स। बन गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म फॉलो करेगा। इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत, समझ आया? ओके, लेट्स ट्राई आउट द सेकंड वन। 8 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 8 इक्वल टू 2 का क्यूब। 5 नहीं है ना, तो 5 की पावर 0 बन गया। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये भी टर्मिनेटिंग फॉलो करेगा, डिवाइड करके देखने की जरूरत। चलो थर्ड वन 455, 455 को फैक्टराइज करो क्विकली। सीधे किससे काटेंगे हम? 3 से नहीं, 5 से ही कटेगा आपकी बार भी। 5 से फिर 91 से, डायरेक्ट 91 के टुकड़े नहीं हो सकते। 3 से काट दे, कट रहा हो तो। 3 से कटना होता तो 5 से पहले नहीं कट जाता, बाद में कटता। 5 7 13, 91 जो है 13 7 या 91 होता है, तभी कहते हैं टेबल से याद करो। 455 सबसे पहले 5 से 91, देन उससे बड़ा प्राइम नंबर 7 13, और फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है 13। सो 455 की फैक्टराइज फॉर्म बनी है बच्चों क्या, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें जो 2 नहीं है, तो 2 का तो चलो मैं डाल दूंगा, 2 2 की पावर 0। 5 मिल ही गया 5 की पावर 1। तो उसके अलावा 7 इंटू 13 को भगा थोड़ ना सकते हो। तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो यहां तक तो फॉलो हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा में भी कुछ है ना। जबकि मुझे एग्जैक्टली वही फॉर्म चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा में मिल गया। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को फॉलो करेगा। 2 मिले ठीक है, 5 मिले ठीक है, 2 और 5 दोनों मिले ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। वेरी इजी, वेरी इजी। ये आपकी बुक में है थ्योरम, जो आपको लिखाई गई है, ठीक है ना, हवा में नहीं कर रही, एक थ्योरम है। चलो इसको बताओ, फोर्थ वन। अब कौन कौन है जो 1600 को फैक्टराइज कर रहे हैं, पहले तो बताओ। 1600 को फैक्टराइज करना किसने स्टार्ट किया ईमानदारी से? पहले ही कहा था काट दो, पहले क्या कहा था, काट दीजिए। तो काट के फिर जो बचे उसको फैक्टराइज करो। तो 5 से कट रहा है, नहीं है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 320, तो 3/320 हो गया है। अब 320 को करो फैक्टराइज, 1600 को करने की जरूरत नहीं है, तो 320 को करो। मयंक एक नोटबुक कितने की आती है, जल्दी बता। 100 रुपए की, कितने पेज होते हैं उसमें? 300। एक पेज कितने का पड़ा? अरे जल्दी बोल, बताओ भी बच्चों। एक एक नोटबुक 100 रुपए की, उसमें पेज है कितने, 300, तो एक पेज कितने का पड़ा? 30 पैसे। एक पेज 30 पैसे का, और एक हाथ कितने का, करोड़ों का। एक एक हाथ तो करोड़ों का है। तो 30 पैसे का पेज खराब कर, हाथ क्यों खराब कर रहा है? करोड़ों रुपए की वस्तु को क्यों खराब कर रहे हो? हाँ है क्या? 320 को फैक्टराइज करेंगे तो 2, 2 कितने मिलेंगे जल्दी बताओ, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, तो 64, तो ये हो गया इंटू 5। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कन्वर्टेबल है। अरे ये तो देखते ही पता चल रहा है, उसने फैक्टराइज भी अपने आप ही करके दे दिया, थैंक यू बोलो उसको। देखो 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, तो 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 7 यहां तक ठीक था, ये तूने लिमिट क्रॉस करी। कहते हैं ना भाई यहां तक ठीक है, अब आगे मत बढ़, तो आगे बढ़ लिया वो। तो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। हाँ, अगर ये 7 की पावर 5 ऊपर से कहीं से कट जाती तो बात होता, लेकिन 7 की पावर 5 कहाँ कटने कटेगी, उसे नहीं कटेगी। ठीक है, ये और ये दो बताओ फिर जाओ। मर्जी हो जिसको करो ना, दोनों बता रहा हूँ। उसको डिवाइड करके बताऊं आपको? अच्छा, तू माने तू, हाँ ये है, और ये तेरा फोकस इस और तो नहीं लग रहा कि ये है या नहीं है, ये सॉल्व कर लूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो ये आएगा कि
क्या नहीं है? दोनों, ये वाला। ओके लेट्स सी, देखो इधर 35/50, 50 को अगर आप फैक्टराइज करो, 50 को करो, सपोज करो किसी ने 50 को कर दिया, तो 50 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है? 2 × 5²। यस, तो आप 35 को भी करो फिर, तो 35 की क्या होगी? 3 × 5, 5 × 7। तो दोनों को फैक्टराइज करने के बाद एक 5 तो हो गया कैंसिल आउट, एक 5 तो 5 से हो गया कैंसिल आउट। अब जो बचा 2 × 5 उसको चेक करना है, तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर m × 5 की पावर n बन गई। इधर आओ, 210 का फैक्टराइज फॉर्म क्या किया आपने? 2 × 2 × 3 × 5 और 77 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी? अब सुनो, 7 × 11, तो अब ये 7 तो 7 से कट गया, पर फिर भी एक रह गया, एक 3 रह गया ना, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अरे रुको एक मिनट, ठीक है ये तो हो गया। ओके, मुझे बताओ √26 इस इरेशनल को कैसे प्रूव करोगे? बस ये एक आखिरी चीज बची है, फिर चैप्टर ओवर। √26 को इरेशनल किस तरीके से करोगे? एक तरीका कल डिस्कस हुआ, एक तरीका आज डिस्कस हुआ, या कोई तीसरा तरीका आपके पास? किससे? आज वाले से? आज वाले से, एक मिनट, आज वाले से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो गंदी मछली बाहर निकालते हैं, इसमें किसको निकालोगे? तो बेटा कल वाले तरीके से ओनली एंड ओनली √p टाइप के नंबर ही करने हैं, p फॉर प्राइम नंबर, एंड फॉर गॉड सेक 26 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो कल वाले तरीके से फिर कैसे करना है ये बताओ? इसको मैं लिखूंगा √2 × 13, फिर उसको मैं लिखूंगा √2 × √13। अब मैं √2 को कल वाले तरीके से और √13 को भी कल वाले तरीके से, फिर दोनों को मर्ज करके कहूंगा कि रैशनल रैशनल। तो इरेशनल इरेशनल, दोनों ही मछलियां इरेशनल है, तो ऑब्वियसली पूरा तालाब इरेशनल होना ही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। यस, कल टेस्ट है, टुमारो इज टेस्ट। नो, टुमारो इज टेस्ट फाइनल। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and